और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं मोदी सरकार के एक अहम फैसले की जनगणना के साथ जो है वो जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। आपको याद होगा लगातार राहुल गांधी जी 2023 से आप सुन रहे होंगे वो लगातार ये मांग कर रहे हैं देश में जातीय जनगणना कराई जाए। दरअसल इसका पूरा इतिहास आपको थोड़ा समझा देते हैं। जातीय जनगणना हमारे देश में हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, गिनती होती है, लेकिन जो है जातीय गिनती नहीं होती। आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई आज तक। और जातीय सर्वे जरूर हुए हैं कई राज्यों में, लेकिन जातीय जनगणना कभी नहीं कराई गई, क्योंकि आज़ादी के समय जो है देश के महानायक अंबेडकर साहब, नेहरू, महात्मा गांधी और तमाम नेताओं को लगता था अगर जातीय जनगणना कराई गई तो इससे समाज में भेदभाव पैदा होगा। लेकिन बदलते दौर में राजनीति बदली और एक समय ऐसा आया जब वो दौर ऐसा आ गया कि लगने लगा कि ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो राहुल गांधी 2023 से लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। 2011 में जो है यूपी सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 2023 में कर्नाटक कोलार में जो है राहुल गांधी ने पहली बार मोदी सरकार से कहा था कि उसके आंकड़े आप सार्वजनिक कर दीजिए। तब से लगातार पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे थे। अब केंद्र सरकार ने मान लिया है ये बात। इसके बाद इसके आगे क्या होगा इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। शान प्रकाश जाटव जी है, नेता बीजेपी के, शान खान साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, विजय दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और पंकज कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे पास सवाल है। जनगणना एक्ट 1948 जो है वो परमिशन देता है केवल SC SC ST को ही जो है उसकी जनगणना होगी। तो अब जब OBC की 26 जातियां भी जब इसमें शामिल होंगी तो क्या सरकार को संवैधानिक तौर पर क्या करना होगा, कैसे ये कदम आगे बढ़ेगा? क्योंकि अभी सरकार चाहेगी कि इसको जो है अगले कैबिनेट में संशोधन आए इस एक्ट में, क्या कुछ होगा थोड़ा बताइए, कैसे ये कदम आगे बढ़ेगा? देखिए, संविधान में 7th शेड्यूल के अंतर्गत जो 69 जो मेंशन किया गया है उसमें सिर्फ सेंसस की बात की गई है। और सेंसस की जब बात की जाती है तो सेंसस में वो किसी भी तरीके का सेंसस है, चाहे वो प्लांट का सेंसस हो या वो एनिमल का सेंसस हो या आप कह लें ह्यूमंस के सेंसस की, तो उसमें सेंस ये अब डिफाइन होता है कि कैबिनेट किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करती है। ये एक्ट बना, 7th शेड्यूल बना और उसमें ये मेंशन है सिर्फ सेंसस, और सेंसस को इंटरप्रेट करने का पावर जो है कैबिनेट के पास होता है और सबसे सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगी। जी पंकज जी, तो आगे जो है सरकार को कोई संशोधन लाना पड़ेगा, सीधे ही वो जो है जनगणना के साथ इसमें आगे बढ़ सकती है? नहीं, इसके लिए संशोधन लाने की जरूरत नहीं है। एक विधेयक लाया जाएगा, जिस तरीके से सेंसस के लिए जो विधेयक लाया जाता है हर 10 साल पे पार्लियामेंट में, जी ठीक है, और उसको पारित कराया जाता है। ठीक। इसके सामाजिक प्रभाव क्या होंगे आपको लगता है पंकज कुमार जी? किसी तरह का कहीं से कोई विरोध के स्वर उठेंगे या कुछ आपको लगता है? क्योंकि एक बार अगर जातियों की संख्या सामने आ गई, जो कि हमने बिहार के सर्वे में देखा था, तकरीबन 60% बिहार में जो है वो OBC समाज की जातियां हैं। तो अगर उसके हिसाब से आरक्षण की मांग उठेगी, जैसे राहुल गांधी जी भी कहते थे जिसकी जितनी संख्या उसको उतना आरक्षण, तो देश में करीब 85% के आसपास आरक्षण देना पड़ेगा अगर उस फॉर्मूले पे आगे जाएंगे। तो जाहिर तौर पर एक बार जब जातीय जनगणना हो जाएगी, सबको अपनी जाति पता चल जाएगा हमारे देश में कितनी हमारी आबादी है, तो वो उतने % आरक्षण भी मांगेगा। आपको लगता है देश तैयार है 85% तक आरक्षण जाने के लिए? देखिए, आरक्षण का मेन मुद्दा आरक्षण का नहीं है, मुद्दा है प्रतिनिधित्व का। और जो आप विरोध वाली जो बात कह रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि बिहार एक भारत का पिछड़ा राज्य है, वहां भी जातिगत जनगणना हुई। और भारत के 2 ऐसे राज्य जो विकसित श्रेणी में आते हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम से भी ज्यादा है, उसमें एक तेलंगाना आता है और एक कर्नाटक आता है, वहां भी जातिगत जनगणना हुई। और आरक्षण जो प्रतिनिधित्व देने का काम कांग्रेस की सरकार ने भी किया। राहुल गांधी बहुत लंबे अरसे से इस मुद्दा को उठा रहे थे और नरेंद्र मोदी जी ने आज उसका ऐलान भी कर दिया। इसके लिए हम दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हैं। तो ये विरोध का स्वर नहीं उठेगा। एक आपको बात बता दें कि प्रतिनिधित्व जो OBC और मंडल कमीशन जो आया, एक बहुत बड़ा सिविल वार को टाल दिया। ये एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे इंडिया में ये काम किया, क्योंकि संसाधनों के ऊपर किन लोगों का कब्जा था। अगर आरक्षण देकर, प्रतिनिधित्व देकर अगर इसको एड्रेस करने का अगर काम नहीं किया जाता, तो जिस तरीके से जमींदारी निर्मूलन के बाद और
अमेरिका में आपने देखा हुआ जिस तरीके से सिविल वार हुआ था, वो सिविल वार इंडिया में भी होने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन हमारे जो पहले के राजनेता जो थे, उन्होंने इस चीज को समझा और समझने के साथ इसको एड्रेस करने का काम किया। चाहे वो लोहिया हो, चाहे वो बीपी सिंह हो, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, या चाहे आज वर्तमान में जिस सरकार को लीड कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या चाहे राहुल गांधी हो, ये सब लोग समझते हैं कि भारत जो है जातियों का देश है। और आजादी का आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा था, और जवाहरलाल नेहरू भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। तो इसलिए कहीं ये गुंजाइश नहीं बच जाती है, क्योंकि आप नॉर्मल समझिए कि विरोध करने वालों की जो संख्या है, जिनका प्रतिनिधित्व है, वो विरोध करने वालों की संख्या 10% है। क्योंकि बिहार के और बाकी तमाम 3 राज्यों के जो जनगणना आया है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आगे राष्ट्रीय स्तर पे क्या आता है वो बात का विषय, लेकिन उनकी संख्या कम है। लेकिन जिनके हक की बात हो रही है उनकी संख्या ज्यादा है। तो अगर कोई उनके हक की मारी, और वो तो जागरूक हो रहा है, आज नहीं तो कल तो आपको कराना ही था, तो अगर उसके हक मारी के लिए अगर आप विरोध पे उतरेंगे तो आप 10 की संख्या में होंगे और 90 की संख्या नहीं में पंकज जी, विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो है जो जैसे 50% कैप लगा हुआ है, तो जब एक बार जब 85% आबादी का आंकड़ा सामने आ जाएगा तो आरक्षण आप कहां तक देखते हैं, कहां तक आरक्षण जो है चला जाएगा या जाना चाहिए भी? करीब 85% के आसपास जब आबादी आ जाएगी, आप सही कह रहे हैं, करीब 10 से 15% ज्यादा जो है वो अलग लोग नहीं है, तो 85% का जो 50 का कैप है वो 85 तक हो जाएगा आपके हिसाब से, हो जाना चाहिए? देखिए, तमिलनाडु एक राज्य है, ठीक है, जिसका रिजर्वेशन जो है 9th शेड्यूल में डाला गया है, ये आपको भी पता है जी, और पूरे देश को पता है। वहां तमिलनाडु में आप देखिए कि जो भी राज्य, सिर्फ तमिलनाडु एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, लेकिन जो भी राज्य सोशल जस्टिस के सिद्धांत में वो तमाम सारी जातियों का इंक्लूजन जिन्होंने किया अपने डेवलपमेंट में, वो राज्य आज कहां है? और जिन राज्यों ने सिर्फ बातें की और इंक्लूजन नहीं किया, वो राज्य आज कहां है? आप गरीबी और इस चीज को नहीं देख सकते सिर्फ गरीबी से कि जातिगत जनगणना से सिर्फ गरीबी खत्म होगा, लेकिन आपको ये बात भी देखना होगा कि जातिगत जनगणना से 2 चीजें तो जरूर होंगी। एक जो सामाजिक विषमता है वो दूर होगा, आर्थिक विषमता वो दूर होगा, और जो प्रतिनिधित्व का सवाल जो आए दिन उठता रहता है कि हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी संख्या इतनी है, हर जातिगत जो ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन बने हुए हैं वो कहते हैं कि हम 20% है, हम 30% है, हम 10% है। तो ये जो एक विरोधाभास है, क्योंकि उनकी अगर जोड़ दिया जाए, हर जातिगत जो संगठन के जो आंकड़े अगर जोड़ दिया जाए तो उस तरीके से 200% हो जाता है पूरा पॉपुलेशन, और इस तरीके से 280 करोड़ की जनसंख्या सिर्फ भारत की हो जाती है, अगर सिर्फ जातिगत जो संगठन है उनकी बात को अगर माने तो इस चीज पे सबसे बड़ा एक विराम लगेगा। और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, जो बजट खर्च करने की जहां तक जो सवाल है, और इस बात को आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस का जो जातिगत जनगणना किया हुआ जो सेंसस था, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने और कांग्रेस ने जारी तो नहीं किया, लेकिन इनकी पॉलिसियों में वो झलक है। आप देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना ये उसी का देन है, पीएम जय योजना ये उसी का देन है, और किसानों को 6,000 रुपए देना, तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं। तो पंकज जी, आप कहने का मतलब ये है कि इसको हम केवल आरक्षण के फ्रेमवर्क में न देखें, बहुत सारे और भी काम है जो इसके आंकड़े आने के बाद सरकार भलाई के लिए कर सकती है। जी, ठीक है, में देखिए, इसको राष्ट्र नेशन बिल्डिंग के तौर पे आप देखिए, नेशन बिल्डिंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, और आज जो भी लोग इसको जातिगत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जाति के फ्रेम से देख रहे हैं, तो ये उनकी मूर्खता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो उसमें भाई पसमंदा मुसलमान भी है, बुनकर है, उसका अपनी प्रॉब्लम है कि उसका हथकरघा था, पहले मैनुअल था, अब उसको किस तरीके की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कितने बजट की जरूरत है। जो आर्टिसन क्लास है, जो फर्नीचर बनाता है, जो एग्रीकल्चरल क्लास है, जो यादव है, जो जैसे कि दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा है, कुशवाहा जो है सब्जी उत्पादन में ज्यादा है,
विश्वकर्मा समाज है, कुम्हार है, तो ये सब आर्टिसन क्लास और ये दे आर द एसेट ऑफ दिस कंट्री। तो इन तमाम सारे जातियों की अगर जनगणना ही नहीं करेंगे और इनकी जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, अगर उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो हम कैसे विश्व शक्ति बनने का और वर्ल्ड लीडर बनने का हम सपना देख सकते हैं? कैसे? बिल्कुल, लेकिन आपने खुद कहा कि जब 2011 की जनगणना के आंकड़े सरकार के पास हैं, भले उसने रिलीज नहीं किया किसी कारण से, क्रेडिट देना नहीं चाहती होगी वो कांग्रेस को, अगर चाहती तो रिलीज कर सकती थी, ये सियासी लड़ाई है। खैर, विजय दुबे साहब, जिस तरह का ये मुद्दा है, ये अभी जो है भले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सामने लाया गया हो, लेकिन इसके आगे जो नतीजे आएंगे, जिस तरह की जो गणना सामने आएगी और एक तरह से हर जाति और हर छत्रप, हम सुनते हैं मराठा आरक्षण, ठीक है, मारवाड़ी आरक्षण, तमाम आरक्षण तक जो है जिस तरह से एक बार मुहिम शुरू होगी और जो कैप खत्म करने की मांग होगी 50% का, सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाना और सियासी तौर पर वो फिर एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा। आपको लगता है कि क्या कुछ बदलने वाला है इस फैसले के बाद देश में? देखिए, ऐसा है कि जो आरक्षण की मांग है, अगर आपको ध्यान हो तो कई सेक्टर्स जो हैं, कई सेगमेंट पे उठती रही है। जाटों के आरक्षण के ऊपर जाटों ने काफी समय तक इस मांग को उठाया, कई चुनावों के पहले काफी घेराबंदी की थी जो सरकारें हुआ करती हैं उनके पीरियड में। तो ये आरक्षण केवल जो है ये कोई पहली बार नहीं है। अब इसके आने के बाद में फिर जितने भी इस प्रकार के संगठन हैं जिन्होंने कि इन सब मांगों को बीच बीच में उठाया, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से, चाहे वो मराठा की बात कर लीजिए, चाहे वो जो नॉर्थ ईस्ट अपनी अलग बात कहता है, इधर जो मुस्लिम समाज उसमें पसमानदा की बात जो है वो पहले से आती रही है, और जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें भी देखिए वो सब बहुत सारे सेगमेंट को एड्रेस करता है। लेकिन वो केवल आंकड़ों की बात जो है कि आरक्षण का जो कैप है, जब ये आंकड़े उभर के आएंगे तब इस पे और ज्यादा जो है जोर डाला जाएगा। हर आदमी कहेगा साहब मेरी इतनी संख्या है, मुझे इतना आरक्षण दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो संकट है वो विपक्षी दलों के सामने है। एक बड़ा राजनीतिक हथियार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अब उनसे छीन लिया है। अगर मैं शब्दों का इस्तेमाल करूं तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका आधार, जैसे मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, राजद जो है बिहार में सक्रिय है, या शिवसेना का एक अलग सेगमेंट जो कि वहां है, या ऐसे हर इलाके में आपको एक ऐसे सेगमेंट पे काम करने वाली जिन्होंने की स्पेशलाइजेशन कर लिया है उस जातीय पॉलिटिक्स में, वो हाजिर है। तो अभी तो ये लड़ाई जो है अभी और उभरेगी अगर ये डाटा अभी तो पब्लिश नहीं हुए हैं या सामने नहीं आए हैं। और जिन लोगों को एक लंबे समय से लगता रहा कि साहब सोशल जस्टिस का मामला है और उसको बिल्कुल हल हो जाना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि आज की जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं, जिसमें कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं, तो आप रिजर्वेशन कहाँ देंगे भाई? बिहार हरियाणा की सरकार ने कभी कहा साहब कि साहब जो है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसको हरियाणा में जो है कॉर्पोरेट्स में भी अपने देना पड़ेगा। बाद में उसको बैकअप करना पड़ा क्योंकि उसकी कॉर्पोरेट ने बात नहीं मानी। कॉर्पोरेट्स जो है वो अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे ही। और आज जो इकोनॉमिक वो है पैटर्न है वो बिल्कुल बदला हुआ है और सरकार भी उससे मजबूर है। कारण ये है कि सरकार को भी आज जब उसको इंटरनेशनल लेवल पर चीजों को मूव करना होता है तो उसको सेक्टर्स को एड्रेस करना होगा। ये एक बड़ा फॉर्मेट है और इसके ऊपर में मैं अगर ये कहूं कि आप पीछे देख रहे हैं तो पीछे देख करके आप आगे विश्व को भरने का सपना नहीं देख सकते। अब ये लगता है साहब कि एक स्टेट का चुनाव है इसके लिए इस मुद्दे को किया गया आगे, मैं ऐसा नहीं मानता। कारण ये है कि जो कर्नाटका की सरकार है उसने आरक्षण के मुद्दे पे एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया कि साहब मुस्लिम्स को हमने 4% आरक्षण ठेकेदारी में दे दिया। अरे भाई इसकी क्या जरूरत अचानक आन पड़ गई? अब जो बयानात हैं उनको भी देख लीजिए कि वो कहते क्या हैं। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि पाकिस्तान के खिलाफ था, उस पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रख दी आगे। अब इस टाइप की जो इश्यूज हैं उनको आप एक जनरलाइज फॉर्मेट में ला करके डील नहीं कर सकते। जिसका जहां मतलब हल होना होगा उसको वो आगे बढ़ा लेगा और ये चीजें कंटिन्यूटी में बढ़ेंगी। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में आरक्षण के ऊपर में कोई सरकार इस पोजीशन में होगी कि इस पर डिसीजन ले सके कि साहब कैप हटा दीजिए, क्योंकि फिर मांग करने वाले इतने ज्यादा होंगे कि आप तो 85 की बात कह रहे हैं, मैं कहता हूं 90% तक जाना हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं शान खान साहब
देखिए, मोदी सरकार ने एक तरह से झुंझुना थमा दिया है, मांग आपकी मान ली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके नतीजे रिजल्ट जो है, जैसे कि वो दबा के बैठ गई थी यूपी सरकार के समय, जैसा आप कह रहे हैं, वैसे दबा के नहीं बैठ जाएगी? और क्या जो आंकड़े आएंगे, वो तो हम बिहार का चला भी रहे हैं, देख रहे हैं, आप जो है करीब 85% आबादी जो है पिछड़ा समाज और SC/ST की थी, क्या 85% आरक्षण मोदी सरकार देने की हैसियत में है, या दे पाएगी, या उसके इरादे आपको लगते हैं ऐसा है? देखिए पांडे जी, सामाजिक न्याय एक की लाइन बात मैं इसमें जातिगत ऐड करना जनगणना में चाहूंगा। शामिल नहीं रहेगी। सामाजिक न्याय संपूर्ण रूप से तभी साकार होगा जब जातिगत जनगणना होने हेलो। के बाद संस्थागत सर्वे भी पंकज हो, आता हूं के पास, पता एक बार लगाया जो- जाए कि भारत की कौन से अच्छा, ठीक है, संस्था ठीक में ठीक। किस समुदाय, किस वर्ग की कितनी भागीदारी है। उसके बाद आरक्षण पर जो 50% की सीमा की दीवार बनाई गई है उसको ढाया जाए, और जो भाजपा RSS की द्रोणाचार्य वाली अंगूठा काटो नीति है वो इस देश में नहीं चलेगी। देश का जो वंचित समुदाय है, जो शोषित समुदाय है, जो सर्वहारा और कमेरा समुदाय है, वो अपने अधिकार लेकर रहेगा। किस प्रकार से वर्तमान समय में केंद्र में जो 90 सचिव हैं उनमें से केवल पिछड़े वर्ग के 3 हैं, किस प्रकार से भाजपा पीछे के दरवाजे से संविधान आरक्षण का गला घोटना चाहती है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में विश्वविद्यालय में नियुक्तियां होती हैं जिनमें 14 में से 11 पद एक ही वर्ग विशेष को दे दिए जाते हैं जो कि मुख्यमंत्री की जाति से संबंध रखते हैं। तो ऐसे अन्याय के खिलाफ, भाजपा की द्रोणाचार्य की अंगूठा काटो नीति के खिलाफ देश का वंचित, शोषित, सर्वहारा और कमेरा समाज एकजुट है। ठीक है, बढ़िया भाषण दिया के आपने, साथ बढ़िया साथ भाषण दिया। संस्थागत सर्वे और मतलब आरक्षण पर डिस्कशन को भी आप लोग भाषणों के लिए जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। सवाल पूछ रहे उसका जवाब दीजिए, भाषण दे रहे हैं आप बैठ के। ठीक है पंकज, वो अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, एक्चुअली 2000 अरे महाराज, जो सवाल कंटेंट पूछ रहे हैं जवाब नहीं दे रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं। कितना बढ़िया मौका दिया आपको जो है हमला करने का। आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। अभी फिर मौका आता, फिर आपके पास। पंकज जी बोलिए, अपनी बात पूरी पता करिए। नहीं मेरी बात आपको क्यों इतनी चुभ रही है। देखिए, चुप नहीं रही है, संदर्भ से गलत बोल रहे हैं। काबिल दोस्त ने जो कहा कि सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है जो 2011, वो क्यों फेल हुआ ये पता नहीं। मतलब जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं वो क्या सोचकर नीति बनाते हैं। 1948 का जो संचालित जो एक्ट था, जनगणना अधिनियम था, उसमें इनको अमेंडमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि जाति को एक पैरामीटर के रूप में शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना होता है, जो कि इन्होंने किया नहीं जी। दूसरा जो हुआ क्या कि यह सर्वेक्षण जो था वो केंद्रीय ग्रामीण विकास और शहरी विकास ग्रामीण मंत्रालयों के माध्यम से कराया गया, जिसके पास समाज शास्त्रीय और मानवीय शास्त्रीय सर्वेक्षण कराने का पूर्व का कोई अनुभव नहीं था। इसके अतिरिक्त जो प्रश्नावली इन लोगों ने डिजाइन की थी 2011 में, वो इतना खराब था कि उसमें जाति के बारे में खुले प्रश्न पूछे गए थे। गणनाकर्ता का वास्तविक जातियों और वैकल्पिक जातियों का नाम, फिर बड़े जातियों के समूह, फिर उप जातियां, उपनामों, कुल नामों, गोत्रों आदि के जो बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको मेंशन ही नहीं किया गया। ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ कि जिसके परिणाम से 46 लाख जातियों का एक अविश्वसनीय डाटा हमारे सामने आ गया। अभी क्या चुनौती है ये आपको बता देना चाहता हूं कि 2011 के जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो था, उसके जो विफलता थी उसको दूर करना होगा। जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन करके जाति गणना को अनिवार्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, तथा जो संगीत, ठीक है, समय कम है पंकज जी, आपकी बात आ गई है। शाद खान जी 2 मिनट फिर दे रहा हूं आपको। मेरा सवाल सीधा है, इतिहास भूगोल में मत जाइए, पॉलिटिकल भाषण मत दीजिए, सीधे बताइए, अगर मोदी सरकार ने सेंसस करा दिया, उसके बाद उसके नतीजे घोषित नहीं किए, जो कि लगता भी है क्योंकि ये आंकड़े जो हैं जिस तरह से बड़े खतरनाक है, तब जो है क्या रणनीति कांग्रेस की होगी? देखिए, भाजपा को हर मोर्चे पे हम उनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख मुद्दा था और रहेगा। जातिगत जनगणना की जो घोषणा की गई उस पर हमारे नेता राहुल जी ने स्पष्ट रूप से अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है कि हम इसका स्वागत करते हैं, किंतु सरकार को बताना होगा कि जातिगत जनगणना शुरू कब होगी, ये खत्म कब होगी और इसके आंकड़े, इसके डाटा कैसे प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि भाजपा इसमें कोई चोरी बेईमानी करने का प्रयास करेगी तो संसद से लेकर सड़क तक
इनकी ईंट से ईंट बजाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तैयार रहेगा। ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए आपने बर्र के छत्ते में हाथ दे दिया है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपने राहुल गांधी जी सियासी तौर पर आगे ना बढ़ने पाए, इसलिए पूरा इंतजाम तो करने की कोशिश की है, लेकिन इसके जो आगे जो नतीजे झेलने पड़ेंगे, क्या उसकी तैयारी भी सरकार ने कर ली है? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करूं, यह जातीय गणना के टेंटेटिव आइडिया जो है वो हम सबके पास हैं। हम आज से राजनीति नहीं कर रहे, 35 वर्ष से ज्यादा हो गए राजनीति करते हुए, तो हमें ये भी मालूम है कि किस गांव में, किस मोहल्ले में और किस वार्ड में कौन जाति के लोग रहते हैं। तो इसलिए ये जाति गणना जो है बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में इस प्रकार का वो नहीं रखती, बोझ रखती कि भाई जाति गणना मालूम होने के बाद में ऐसा कुछ हो जाने वाला है जिससे सब चीजें नियमित हो जाएंगी। हाँ, एक बात पक्की है कि जैसे अदर बैकवर्ड कास्ट की जो सूची है उसमें थोड़ा सा तब्दीली होगी आरक्षण के विषय में। जनगणना तो हो जाएगी, जनगणना होने के बाद जनगणना को बिल्कुल भी आरक्षण से नहीं जोड़ करके देखना चाहिए। हमें सारे देश की सबकी जाति का पता लग गया कि अमुक अमुक इतनी जातियां हैं, ठीक है, हो गया। अब इन जातियों की भागीदारी का जो विषय है उस विषय में वहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि अदर बैकवर्ड कास्ट का जो सूची है वो मैं समझता हूं कि उसे थोड़ा ये लोग शायद रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अदर बैकवर्ड कास्ट की जो सूची है वो थोड़ा सा आय के आधार पर रहती है। इसके अलावा सरकारी सुविधाएं जो रहती हैं वो तो हम आय के आधार पर दे रहे हैं, जिसको जरूरत है उसको दे रहे हैं, जाति देख करके नहीं दे रहे। जाति देख करके देंगे फिर क्या? लेकिन शांत प्रकाश जी, ये जो आप जितनी मासूमियत से बात कह रहे हैं, जब किसी जाति का आंकड़ा सामने आ गया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी जब उसको पता नहीं तब तो रात दिन वो संग्राम कर रहा है। आधा मिनट सुन लो मेरी बात। अगर किसी सरकारी नौकरी में 2 पोस्ट है, अगर जो है ना किसी क्या नाम है अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, तो और उसमें आ गई आपके पास में 60 जातियों से ज्यादा की सूची, तो वो सूची कैसे भरी जाएगी? अल्टीमेटली वहां पर तो चाहे बेशक से हम किसी भी कैटेगरी में जातियों का अवलोकन कर ले, मगर जाति वो जो सीट भरी जाएगी वो तो अदर बैकवर्ड के नाम से ही भरी जाएगी ना। इसलिए जाति के आधार पर जनगणना होने से प्रतिनिधित्व तो बढ़ सकता है बेशक से छोटी छोटी संस्थाओं में, पॉलिटिक्स में, मगर सरकारी नौकरियों में मैं नहीं मानता कि, मुझे नहीं लगता, मानना विषय नहीं है क्या रहेगी आगे, मगर मुझे आप सीधे कह रहे हैं कि देखिए झुंझुना था, हमने पकड़ा दिया। जो है ना नियुक्ति, शान खान साहब इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? एक बार का समय दूंगा आपको। जी मैं सुन नहीं पाया। आप सुन नहीं पाए, इतनी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि देखिए जो हम जाति गणना करने जा रहे हैं इसका आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, ये केवल पॉलिसी निर्धारित करने के लिए जो है जो चीजें सामने आएंगी उसमें तय होगा। अगर सीटें 2 ही हैं तो हम कहां से देंगे इतने परसेंटेज आरक्षण? ये चीज जो है बड़े फायदे और काम की होगी आपके लिए। देखिए पांडे जी, भाजपा पहले जातिगत जनगणना का भी विरोध कर रही थी, उससे हिंदू समाज के विभाजन से और देश के विभाजन से जोड़ रही थी, किंतु आज जातिगत जनगणना के लिए भाजपा तैयार हुई है। या आज आरक्षण पर जो सीमा लगाई है उस पर भी ये मना कर रहे हैं, किंतु इनकी ईंट से ईंट बजाकर इनसे आरक्षण पर भी 50% की जो सीमा लगाई गई है वो भी हटवाने का काम हम करेंगे। क्या भाषण बहुत देते हैं, ईंट सीट आप कहाँ बजाएंगे? जो पूरी पार्टी की हालत खराब है। विजय दुबे साहब, आखिरी कमेंट जो है, जो शान प्रकाश जी ने बताया, अभी यहाँ समझना शुरू करिए। इतनी पीड़ा क्यों हो रही है मेरी बातों से? मुझे नहीं पीड़ा हो रही है, मुझे तो हंसी आ रही है। आप जो है बड़े बड़े नेशनल चैनल पे आके मोहल्ले स्तर का भाषण दे रहे हैं। आप जो ईंट पत्थर बंद कर दो। अरे आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है पांडे जी? हमें मिर्ची नहीं लग रही, हमें हंसी आ रही है आपके भाषण पे। ये सब भाषण रोज आपके मोहल्ले स्तर के नेता जो है रोज बना के भेजते हैं अपने फेसबुक पे, व्हाइट पे। आप कोई तथ्यात्मक बात करिए ना, आप इतने बड़े चैनल पे बैठे हुए हैं, कौन सी मंच मिला है? मैंने नहीं की। आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है पांडे जी? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे पीड़ा होती तो मैं आपको इतनी बार मौका नहीं देता। क्या समस्या हो गई जातिगत जनगणना? इतनी बार मौका नहीं देता अगर मुझे पीड़ा होती। मैं चाहता हूँ कि सही बात निकल के आए। भाई आपको क्या हो गया? आपको सही बात निकल के आए, यही चाहते थे। वही तो बोल रहा हूँ। आप पांडे जी कह के यहाँ को जताने की कोशिश करते हैं। रोज बहस होती है। शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की बात करूंगा और मेरी पार्टी भी करेगी। आपकी जितनी छाती फटती है फटती रहे। पार्टी की बात तो नहीं कर पा रहे महाराज, आप यही तो बात नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है,
करिए विजय दुबे वही साहब। आप कांग्रेस नहीं नहीं, एक मिनट, अरे खान साहब जो है नाराज हो रहे हैं अनावश्यक खान साहब को दिक्कत ये है कि ये मोहल्ले स्तर का भाषण दे रहे हैं नेशनल चैनल बैठ के। लेकिन समस्या दूसरी है, उसको समझिए। समस्या ये है कि देश जो है सारे आंकड़े सामने आने के बाद क्या निर्णय लेगा। और क्या, मेरा एक सवाल और भी है कांग्रेस से, क्या आप ये मान के चलते हैं कि आप हमेशा अपोजिशन में बैठ रहेंगे क्या? सरकार में अरे भाई, कभी सत्ता में भी आएंगे, कभी निर्णय करने की क्षमता आपके पास भी होगी, तब आप क्या करेंगे? और आज जो है, जो भी सरकार सत्ता में है, उसको अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क में तो तय करना ही होगा कि आरक्षण कैप हम कितना रखेंगे। और इन आंकड़ों का रिफ्लेक्शन जो है क्या टोटल सरकार की पॉलिसी पर चला जाएगा? क्या ये सरकार पूरी तरह से जो आंकड़े आएंगे क्या उसी के हिसाब से पॉलिसी फ्रेम करेगी? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? कारण मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, देखिए साहब, ये वामपंथी सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की लाइन की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसकी सोच बिल्कुल अलग है। तो आपको पहले सरकार बदलने का सोचना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई इस सरकार को कैसे बदलेंगे। उन लोगों को पहले समझाइए जो कि आपको वोट दे। बिल्कुल। तो जिस तरह का जो है मास्टर स्ट्रोक बीजेपी सरकार ने चला है, इसके क्या परिणाम होंगे, क्या चुनाव में होगा, ये सब बातें आगे देखने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो राज धर्मा जितना ही वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं मोदी सरकार के अहम फैसले कि जनगणना के साथ जो है वो जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। आपको याद होगा लगातार राहुल गांधी जी 2023 से आप सुन रहे होंगे, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं देश में जातीय जनगणना कराई जाए। दरअसल इसका पूरा इतिहास आपको थोड़ा समझा देते हैं। जातीय जनगणना हमारे देश में हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, गिनती होती है, लेकिन जो है जातियों गिनती नहीं होती। आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई आज तक। और जातीय सर्वे जरूर हुए हैं कई राज्यों में, लेकिन जातीय जनगणना कभी नहीं कराई गई, क्योंकि आज़ादी के समय जो है देश के महानायक अंबेडकर साहब, नेहरू, महात्मा गांधी और तमाम नेताओं को लगता था अगर जातीय जनगणना कराई गई तो इससे समाज में भेदभाव पैदा होगा। लेकिन बदलते दौर में राजनीति बदली और एक समय ऐसा आया जब
वो दौर ऐसा आ गया कि लगने लगा कि ये बहुत जरूरी हो गया है। तो राहुल गांधी 2023 से लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। 2011 में जो है यूपी सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 2023 में कर्नाटक कोलार में जो है राहुल गांधी ने पहली बार मोदी सरकार से कहा था कि उसके आंकड़े आप सार्वजनिक कर दीजिए। तब से लगातार पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे थे। अब केंद्र सरकार ने मान लिया है ये बात। इसके बाद इसके आगे क्या होगा, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है। शांत प्रकाश जाटव जी है, नेता बीजेपी के, शान खान साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, विजय दुबे साहब है, वरिष्ठ पत्रकार, और पंकज कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे पास सवाल है। जनगणना एक्ट 1948 जो है वो परमिशन देता है केवल SC SC ST को ही जो है उसकी जनगणना होगी। तो अब जब ओबीसी की 26 जातियां भी जब इसमें शामिल होंगी, तो क्या सरकार को संवैधानिक तौर पर क्या करना होगा, कैसे ये कदम आगे बढ़ेगा? क्योंकि अभी सरकार चाहेगी कि इसको जो है अगले कैबिनेट में संशोधन आए इस एक्ट में, क्या कुछ होगा, थोड़ा बताइए कैसे ये कदम आगे बढ़ेगा। देखिए, संविधान में 7th शेड्यूल के अंतर्गत जो 69 जो मेंशन किया गया है उसमें सिर्फ सेंसस की बात की गई है। और सेंसस की जब बात की जाती है तो सेंसस में वो किसी भी तरीके का सेंसस है, चाहे वो प्लांट का सेंसस हो या वो एनिमल का सेंसस हो या आप कह लें ह्यूमंस के सेंसस की, तो उसमें सेंस ये अब डिफाइन होता है कि कैबिनेट किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करती है। ये एक्ट बना, 7th शेड्यूल बना, और उसमें ये मेंशन है सिर्फ सेंसस, और सेंसस को इंटरप्रेट करने का पावर जो है कैबिनेट के पास होता है, और सबसे सुप्रीम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगी। जी पंकज जी, तो जी, आगे जो है सरकार को कोई संशोधन लाना पड़ेगा, सीधे ही वो जो है जनगणना के साथ इसमें आगे बढ़ सकती है? नहीं, इसके लिए संशोधन लाने की जरूरत नहीं है। एक विधेयक लाया जाएगा, जिस तरीके से सेंसस के लिए जो विधेयक लाया जाता है हर 10 साल पे पार्लियामेंट में, जी ठीक है, और उसको पारित कराया जाता है। ठीक, इसके सामाजिक प्रभाव क्या होंगे आपको लगता है पंकज कुमार जी? किसी तरह का कहीं से कोई विरोध के स्वर उठेंगे या कुछ आपको लगता है? क्योंकि एक बार अगर जातियों की संख्या सामने आ गई, जो कि हमने बिहार के सर्वे में देखा था, तकरीबन 60% बिहार में जो है वो ओबीसी समाज की जातियां हैं। तो अगर उसके हिसाब से आरक्षण की मांग उठेगी, जैसे राहुल गांधी जी भी कहते थे जिसकी जितनी संख्या उसको उतना आरक्षण, तो देश में करीब 85% के आसपास आरक्षण देना पड़ेगा अगर उस फॉर्मूले पे आगे जाएंगे। तो जाहिर तौर पर एक बार जब जातीय जनगणना हो जाएगी, सबको अपनी जाति पता चल जाएगा, हमारे देश में कितनी हमारी आबादी है, तो वो उतने % आरक्षण भी मांगेगा। आपको लगता है देश तैयार है 85% तक आरक्षण जाने के लिए? देखिए, आरक्षण का मेन मुद्दा आरक्षण का नहीं है, मुद्दा है प्रतिनिधित्व का। और जो आप विरोध वाली जो बात कह रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि बिहार एक भारत का पिछड़ा राज्य है, वहां भी जातिगत जनगणना हुई, और भारत के 2 ऐसे राज्य जो विकसित श्रेणी में आते हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम से भी ज्यादा है, उसमें एक तेलंगाना आता है और एक कर्नाटक आता है, वहां भी जातिगत जनगणना हुई। और आरक्षण जो प्रतिनिधित्व देने का काम कांग्रेस की सरकार ने भी किया, और राहुल गांधी बहुत लंबे अरसे से इस मुद्दा को उठा रहे थे, और नरेंद्र मोदी जी ने आज उसका ऐलान भी कर दिया। इसके लिए हम दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हैं। तो ये विरोध का स्वर नहीं उठेगा। एक आपको बात बता दें कि प्रतिनिधित्व जो ओबीसी और मंडल कमीशन जो आया, एक बहुत बड़ा सिविल वार को टाल दिया। ये एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे इंडिया में ये काम किया, क्योंकि संसाधनों के ऊपर किन लोगों का कब्जा था। अगर आरक्षण देकर, प्रतिनिधित्व देकर अगर इसको एड्रेस करने का अगर काम नहीं किया जाता, तो जिस तरीके से जमींदारी निर्मूलन के बाद और अमेरिका में आपने देखा हुआ जिस तरीके से सिविल वार हुआ था, वो सिविल वार इंडिया में भी होने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन हमारे जो पहले के राजनेता जो थे, उन्होंने इस चीज को समझा और समझने के साथ इसको एड्रेस करने का काम किया। चाहे वो लोहिया हो, चाहे वो बीपी सिंह हो, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, या चाहे आज वर्तमान में जिस सरकार को लीड कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या चाहे राहुल गांधी हो, ये सब लोग समझते हैं कि भारत जो है जातियों का देश है। और आजादी के आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा था, और जवाहरलाल नेहरू भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे।
तो इसलिए कहीं ये गुंजाइश नहीं बच जाती है, क्योंकि आप नॉर्मल समझिए कि विरोध करने वालों की जो संख्या है, जिनका प्रतिनिधित्व है, वो विरोध करने वालों की संख्या 10% है, क्योंकि बिहार के और बाकी तमाम 3 राज्यों के जो जनगणना आया है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आगे राष्ट्रीय स्तर पे क्या आता है वो बात का विषय, लेकिन उनकी संख्या कम है। लेकिन जिनके हक की बात हो रही है उनकी संख्या ज्यादा है। तो अगर कोई उनके हक की मारी, और वो तो जागरूक हो रहा है, आज नहीं तो कल तो आपको कराना ही था, तो अगर उसके हक मारी के लिए अगर आप विरोध पे उतरेंगे तो आप 10 की संख्या में होंगे और 90 की संख्या नहीं में पंकज जी, विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो है जो जैसे 50% कैप लगा हुआ है, तो जब एक बार जब 85% आबादी का आंकड़ा सामने आ जाएगा तो आरक्षण आप कहां तक देखते हैं, कहां तक आरक्षण जो है चला जाएगा या जाना चाहिए भी? करीब 85% के आसपास जब आबादी आ जाएगी, आप सही कह रहे हैं, करीब 10 से 15% ज्यादा जो है वो अलग लोग नहीं है, तो 85% का जो 50 का कैप है वो 85 तक हो जाएगा, आपके हिसाब से हो जाना चाहिए? देखिए, तमिलनाडु एक राज्य है, ठीक है, जिसका रिजर्वेशन जो है 9th शेड्यूल में डाला गया है, ये आपको भी पता है जी, और पूरे देश को पता है। वहां तमिलनाडु में आप देखिए कि जो भी राज्य, सिर्फ तमिलनाडु एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, लेकिन जो भी राज्य सोशल जस्टिस के सिद्धांत में वो तमाम सारी जातियों का इंक्लूजन जिन्होंने किया अपने डेवलपमेंट में, वो राज्य आज कहां है, और जिन राज्यों ने सिर्फ बातें की और इंक्लूजन नहीं किया, वो राज्य आज कहां है। आप गरीबी और इस चीज को नहीं देख सकते सिर्फ गरीबी से कि जातिगत जनगणना से सिर्फ गरीबी खत्म होगा, लेकिन आपको ये बात भी देखना होगा कि जातिगत जनगणना से 2 चीजें तो जरूर होंगी। एक जो सामाजिक विषमता है वो दूर होगा, आर्थिक विषमता वो दूर होगा, और जो प्रतिनिधित्व का सवाल जो आए दिन उठता रहता है कि हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी संख्या इतनी है, हर जातिगत जो ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन बने हुए हैं वो कहते हैं कि हम 20% है, हम 30% है, हम 10% है। तो ये जो एक विरोधाभास है, क्योंकि उनकी अगर जोड़ दिया जाए, हर जातिगत जो संगठन के जो आंकड़े अगर जोड़ दिया जाए तो उस तरीके से 200% हो जाता है पूरा पॉपुलेशन, और इस तरीके से 280 करोड़ की जनसंख्या सिर्फ भारत की हो जाती है, अगर सिर्फ जातिगत जो संगठन है उनकी बात को अगर माने तो इस चीज पे सबसे बड़ा एक विराम लगेगा, और जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, जो बजट खर्च करने की जो यहाँ तक जो सवाल है, और इस बात को आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस का जो जातिगत जनगणना किया हुआ जो सेंसस था वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने और कांग्रेस ने जारी तो नहीं किया, लेकिन इनकी पॉलिसियों में वो झलक है। आप देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना, ये उसी का देन है, पीएम जय योजना ये उसी का देन है, और किसानों को 6,000 रुपए देना, तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं। तो पंकज जी, आप ये कहने का मतलब ये है कि इसको हम केवल आरक्षण के फ्रेमवर्क में न देखें, बहुत सारे और भी काम है जो इसके आंकड़े आने के बाद सरकार भलाई के लिए कर सकती है। जी, ठीक है, पॉलिसी में देखिए, इसको राष्ट्र नेशन बिल्डिंग के तौर पे आप देखिए, नेशन बिल्डिंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, और आज जो भी लोग इसको जातिगत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जाति के फ्रेम से देख रहे हैं, तो ये उनकी मूर्खता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो उसमें भाई पसमंदा मुसलमान भी है, बुनकर है, उसका अपनी प्रॉब्लम है कि उसका हथकरघा था, पहले मैनुअल था, अब उसको किस तरीके की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कितने बजट की जरूरत है। जो आर्टिसन क्लास है, जो फर्नीचर बनाता है, जो एग्रीकल्चरल क्लास है, जो यादव है, जो जैसे कि दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा है, कुशवाहा जो है सब्जी उत्पादन में ज्यादा है, विश्वकर्मा समाज है, कुम्हार है, तो ये सब आर्टिसन क्लास, और ये दे आर द एसेट ऑफ दिस कंट्री। तो इन तमाम सारे जातियों की अगर जनगणना ही नहीं करेंगे और इनकी जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, अगर उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो हम कैसे विश्व शक्ति बनने का और वर्ल्ड लीडर बनने का हम सपना देख सकते हैं? कैसे? बिल्कुल, लेकिन आपने खुद कहा कि जब 2011 की जनगणना के आंकड़े सरकार के पास हैं, भले उसने रिलीज नहीं किया किसी कारण से, क्रेडिट देना नहीं चाहती होगी वो कांग्रेस को, अगर चाहती तो रिलीज कर सकती थी, ये सियासी लड़ाई है। खैर, विजय दुबे साहब, जिस तरह का ये मुद्दा है, ये अभी जो है भले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सामने लाया गया हो, लेकिन इसके आगे जो नतीजे आएंगे,
जिस तरह की जो गणना सामने आएगी और एक तरह से हर जाति और हर छत्र, हम सुनते हैं मराठा आरक्षण, ठीक है, मारवाड़ी आरक्षण, तमाम आरक्षण तक जो है जिस तरह से एक बार मुहिम शुरू होगी और जो कैप खत्म करने की मांग होगी 50% का, सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाना और सियासी तौर पर वो फिर एक नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा। आपको लगता है कि क्या कुछ बदलने वाला है इस फैसले के बाद देश में? देखिए, ऐसा है कि जो आरक्षण की मांग है, अगर आपको ध्यान हो तो कई सेक्टर्स जो हैं, कई सेगमेंट पे उठती रही है। जाटों के आरक्षण के ऊपर जाटों ने काफी समय तक इस मांग को उठाया। कई चुनावों के पहले काफी घेराबंदी की थी जो सरकारें हुआ करती हैं उनके पीरियड में। तो ये आरक्षण केवल जो है ये कोई पहली बार नहीं है। अब इसके आने के बाद में फिर जितने भी इस प्रकार के संगठन हैं जिन्होंने कि इन सब मांगों को बीच बीच में उठाया, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से, चाहे वो मराठा की बात कर लीजिए, चाहे वो जो नॉर्थ ईस्ट अपनी अलग बात कहता है, इधर जो मुस्लिम समाज है उसमें पसमानदा की बात जो है वो पहले से आती रही है, और जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें भी देखिए वो सब बहुत सारे सेगमेंट को एड्रेस करता है। लेकिन वो केवल आंकड़ों की बात जो है कि आरक्षण का जो कैप है, जब ये आंकड़े उभर के आएंगे तब इस पे और ज्यादा जो है जोर डाला जाएगा। हर आदमी कहेगा साहब मेरी इतनी संख्या है, मुझे इतना आरक्षण दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो संकट है वो विपक्षी दलों के सामने है। एक बड़ा राजनीतिक हथियार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अब उनसे छीन लिया है। अगर मैं शब्दों का इस्तेमाल करूं तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका आधार, जैसे मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, राजद जो है बिहार में सक्रिय है, या शिवसेना का एक अलग सेगमेंट जो कि वहां है, या ऐसे हर इलाके में आपको एक ऐसे सेगमेंट पे काम करने वाली जिन्होंने कि स्पेशलाइजेशन कर लिया है उस जातीय पॉलिटिक्स में, वो हाजिर है। तो अभी तो ये लड़ाई जो है अभी और उभरेगी। अगर ये डाटा अभी तो पब्लिश नहीं हुए हैं या सामने नहीं आए हैं, और जिन लोगों को एक लंबे समय से लगता रहा कि साहब सोशल जस्टिस का मामला है और उसको बिल्कुल हल हो जाना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि आज की जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं, जिसमें कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करते हैं, तो आप रिजर्वेशन कहाँ देंगे भाई? बिहार हरियाणा की सरकार ने कभी कहा साहब के साथ जो है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसको हरियाणा में जो है कॉर्पोरेट्स में भी अपने देना पड़ेगा। बाद में उसको बैकअप करना पड़ा क्योंकि उसकी कॉर्पोरेट ने बात नहीं मानी। कॉर्पोरेट्स जो है वो अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे ही। और आज जो इकोनॉमिक वो है पैटर्न है वो बिल्कुल बदला हुआ है और सरकार भी उसमें मजबूर है। कारण ये है कि सरकार को भी आज जब उसको इंटरनेशनल लेवल पर चीजों को मूव करना होता है तो उसको सेक्टर्स को एड्रेस करना होगा। ये एक बड़ा फॉर्मेट है। और इसके ऊपर में मैं अगर ये कहूं कि आप पीछे देख रहे हैं तो पीछे देख करके आप आगे विश्वगुरु बनने का सपना नहीं देख सकते। अब ये लगता है साहब कि एक स्टेट का चुनाव है इसके लिए इस मुद्दे को किया गया आगे, मैं ऐसा नहीं मानता। कारण ये है कि जो कर्नाटका की सरकार है उसने आरक्षण के मुद्दे पे एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया कि साहब मुस्लिम्स को हमने 4% आरक्षण ठेकेदारी में दे दिया। अरे भाई इसकी क्या जरूरत अचानक आन पड़ गई? अब जो बयानात हैं उनको भी देख लीजिए कि वो कहते क्या हैं। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि पाकिस्तान के खिलाफ था, उस पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने अपनी बात रख दी आगे। अब इस टाइप की जो इश्यूज हैं उनको आप एक जनरलाइज फॉर्मेट में ला करके डील नहीं कर सकते। जिसका जहां मतलब हल होना होगा उसको वो आगे बढ़ा लेगा और ये चीजें कंटिन्यूटी में बढ़ेंगी। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में आरक्षण के ऊपर में कोई सरकार इस पोजीशन में होगी कि इस पर डिसीजन ले सके कि साहब कैप हटा दीजिए, क्योंकि फिर मांग करने वाले इतने ज्यादा होंगे कि आप तो 85 की बात कह रहे हैं, मैं कहता हूं 90% तक जाना हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं शान खान साहब, देखिए मोदी सरकार ने एक तरह से झुंझुना थमा दिया है, मांग आपकी मान ली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके नतीजे रिजल्ट जो है जैसे कि वो दबा के बैठ गई थी यूपी सरकार के समय, जैसा आप कह रहे हैं वैसे दबा के नहीं बैठ जाएगी? और क्या जो आंकड़े आएंगे वो तो हम बिहार का चला भी रहे हैं, देख रहे हैं आप, जो है करीब 85% आबादी जो है पिछड़ा समाज और SC/ST की थी। क्या 85% आरक्षण मोदी सरकार देने की हैसियत में है या दे पाएगी, या उसके इरादे आपको लगते हैं ऐसा है? देखिए पांडे जी, सामाजिक न्याय की बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, नहीं रहेगी। सामाजिक न्याय संपूर्ण रूप से तभी साकार होगा जब जातिगत जनगणना होने के बाद
संस्थागत सर्वे भी पंकज हो, आता हूं के पास पता लगाया जाए कि भारत की कौन सी अच्छा, ठीक है, संस्था ठीक में है, ठीक। किस समुदाय किस वर्ग की कितनी भागीदारी है। उसके बाद आरक्षण पर जो 50% की सीमा की दीवार बनाई गई है उसको ढाया जाए, और जो भाजपा आरएसएस की द्रोणाचार्य वाली अंगूठा काटो नीति है वो इस देश में नहीं चलेगी। देश का जो वंचित समुदाय है, जो शोषित समुदाय है, जो सर्वहारा और कमेरा समुदाय है, वो अपने अधिकार लेकर रहेगा। किस प्रकार से वर्तमान समय में केंद्र में जो 90 सचिव हैं उनमें से केवल पिछड़े वर्ग के 3 हैं। किस प्रकार से भाजपा पीछे के दरवाजे से संविधान आरक्षण का गला घोटना चाहती है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में विश्वविद्यालय में नियुक्तियां होती हैं जिनमें 14 में से 11 पद एक ही वर्ग विशेष को दे दिए जाते हैं जो कि मुख्यमंत्री की जाति से संबंध रखते हैं। तो ऐसे अन्याय के खिलाफ, भाजपा की द्रोणाचार्य के अंगूठा काटो नीति के खिलाफ देश का वंचित, शोषित, सर्वहारा और कमेरा समाज एकजुट है। बढ़िया भाषण दिया के साथ साथ संस्थागत सर्वे और आरक्षण पर डिस्कशन को भी आप लोग भाषणों के लिए जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। सवाल पूछ रहे उसका जवाब दीजिए, भाषण दे रहे हैं आप बैठ के। ठीक है पंकज, अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, एक्चुअली 2000 अरे महाराज, जो सवाल कंटेंट पूछ रहे हैं जवाब नहीं दे रहे, आप भाषण दे रहे हैं। कितना बढ़िया मौका दिया आपको जो है हमला करने का। आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। अभी फिर मौका आता, फिर आपके पास। पंकज जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। पता नहीं मेरी बात आपको क्यों इतनी चुभ रही है। चुप नहीं रही है, संदर्भ से गलत बोल रहे हैं। काबिल दोस्त ने जो कहा कि सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है जो 2011 वो क्यों फेल हुआ, ये पता नहीं। मतलब जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं वो क्या सोचकर नीति बनाते हैं। 1948 का जो संचालित जो एक्ट था, जनगणना अधिनियम था, उसमें इनको अमेंडमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि जाति को एक पैरामीटर के रूप में शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना होता है, जो कि इन्होंने किया नहीं जी। दूसरा जो हुआ, क्या किया, सर्वेक्षण जो था वो केंद्रीय ग्रामीण विकास और शहरी विकास ग्रामीण मंत्रालयों के माध्यम से कराया गया, जिसके पास समाज शास्त्रीय और मानवीय शास्त्रीय सर्वेक्षण कराने का पूर्व का कोई अनुभव नहीं था। इसके अतिरिक्त जो प्रश्नावली इन लोगों ने डिजाइन की थी 2011 में, वो इतना खराब था कि उसमें जाति के बारे में खुले प्रश्न पूछे गए थे। गणनाकर्ता का वास्तविक जातियों और वैकल्पिक जातियों का नाम, फिर बड़े जातियों के समूह, फिर उप जातियां, उपनामों, कुल नामों, गोत्रों आदि के जो बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको मेंशन ही नहीं किया गया। ठीक है। और इसका परिणाम क्या हुआ, कि जिसके परिणाम से 46 लाख जातियों का एक अविश्वसनीय डाटा हमारे सामने आ गया। अभी क्या चुनौती है ये आपको बता देना चाहता हूं कि 2011 के जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो था, उसके जो विफलता थी उसको दूर करना होगा। जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन करके जाति गणना को अनिवार्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, तथा जो संगीत, ठीक है, समय कम है पंकज जी, आपकी बात आ गई है। शाद खान जी 2 मिनट फिर दे रहा हूं आपको। मेरा सवाल सीधा है, इतिहास भूगोल में मत जाइए, पॉलिटिकल भाषण मत दीजिए, सीधे बताइए, अगर मोदी सरकार ने सेंसस करा दिया, उसके बाद उसके नतीजे घोषित नहीं किए, जो कि लगता भी है क्योंकि ये आंकड़े जो हैं जिस तरह से बड़े खतरनाक है, तब जो है क्या रणनीति कांग्रेस की होगी? देखिए, भाजपा को हर मोर्चे पे हम उनकी ईंट से ईंट बजाएंगे। जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख मुद्दा था और रहेगा। जातिगत जनगणना की जो घोषणा की गई उस पर हमारे नेता राहुल जी ने स्पष्ट रूप से अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है कि हम इसका स्वागत करते हैं, किंतु सरकार को बताना होगा कि जातिगत जनगणना शुरू कब होगी, ये खत्म कब होगी और इसके आंकड़े, इसके डाटा कैसे प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि भाजपा इसमें कोई चोरी बेईमानी करने का प्रयास करेगी तो संसद से लेकर सड़क तक इनकी ईंट से ईंट बजाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तैयार रहेगा। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए आपने बर्र के छत्ते में हाथ दे दिया है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपने राहुल गांधी जी सियासी तौर पर आगे ना बढ़ने पाए, इसलिए पूरा इंतजाम तो करने की कोशिश की है, लेकिन इसके जो आगे जो नतीजे झेलने पड़ेंगे, क्या उसकी तैयारी भी सरकार ने कर ली है? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करूं, यह जातीय गणना के टेंटेटिव आइडिया जो है वो हम सबके पास हैं। हम आज से राजनीति नहीं कर रहे,
35 वर्ष से ज्यादा हो गए राजनीति करते हुए, तो हमें ये भी मालूम है कि किस गांव में, किस मोहल्ले में और किस वार्ड में कौन जाति के लोग रहते हैं। तो इसलिए ये जाति गणना जो है बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में इस प्रकार का वो नहीं रखती, बोझ रखती कि भाई जाति गणना मालूम होने के बाद में ऐसा कुछ हो जाने वाला है जिससे सब चीजें अनियमित हो जाएंगी। हाँ, एक बात पक्की है कि जैसे अदर बैकवर्ड कास्ट की जो सूची है उसमें थोड़ा सा तब्दीली होगी आरक्षण के विषय में। जनगणना तो हो जाएगी, जनगणना होने के बाद जनगणना को बिल्कुल भी आरक्षण से नहीं जोड़ करके देखना चाहिए। हमें सारे देश के सबकी जाति का पता लग गया कि अमुक अमुक कितनी जातियां हैं, ठीक है, हो गया। अब इन जातियों की भागीदारी का जो विषय है उस विषय में वहां पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि अदर बैकवर्ड कास्ट का जो सूची है वो मैं समझता हूं कि उसे थोड़ा ये लोग शायद रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अदर बैकवर्ड कास्ट की जो सूची है वो थोड़ा सा आय के आधार पर रहती है। इसके अलावा सरकारी सुविधाएं जो रहती हैं वो तो हम आय के आधार पर दे रहे हैं, जिसको जरूरत है उसको दे रहे हैं, जाति देख करके नहीं दे रहे। जाति देख करके देंगे फिर क्या? लेकिन शांत प्रकाश जी, ये जो आप जितनी मासूमियत से बात कह रहे हैं, जब किसी जाति का आंकड़ा सामने आ गया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी जब उसको पता नहीं तब तो रात दिन वो संग्राम कर रहा है। आधा मिनट सुन लो मेरी बात। अगर किसी सरकारी नौकरी में 2 पोस्ट है, अगर जो है ना किसी क्या नाम है अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, तो और उसमें आ गई आपके पास में 60 जातियों से ज्यादा की सूची, तो वो सूची कैसे भरी जाएगी? अल्टीमेटली वहां पर तो चाहे बेशक से हम किसी भी कैटेगरी में जातियों का अवलोकन कर ले, मगर जाति वो जो सीट भरी जाएगी वो तो अदर बैकवर्ड के नाम से ही भरी जाएगी ना। इसलिए जाति के आधार पर जनगणना होने से प्रतिनिधित्व तो बढ़ सकता है बेशक से छोटी छोटी संस्थाओं में, पॉलिटिक्स में, मगर सरकारी नौकरियों में मैं नहीं मानता कि, मुझे नहीं लगता, मानना विषय नहीं है क्या रहेगी आगे, मगर मुझे नहीं आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि देखिए झुंझुना था, हमने पकड़ा दिया। जो है ना नियुक्ति, शान खान साहब इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? एक बार का समय दूंगा आपको। जी मैं सुन नहीं पाया। आप सुन नहीं पाए, इतनी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि देखिए जो हम जाति गणना करने जा रहे हैं इसका आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, ये केवल पॉलिसी निर्धारित करने के लिए जो है जो चीजें सामने आएंगी उसमें तय होगा। अगर सीटें 2 ही हैं तो हम कहां से देंगे इतने परसेंटेज आरक्षण? ये चीज जो है बड़े कायदे और काम की होगी आपके लिए। देखिए पांडे जी, भाजपा पहले जातिगत जनगणना का भी विरोध कर रही थी, उससे हिंदू समाज के विभाजन से और देश के विभाजन से जोड़ रही थी, किंतु आज जातिगत जनगणना के लिए भाजपा तैयार हुई है। या आज आरक्षण पर जो सीमा लगाई है उस पर भी ये मना कर रहे हैं, किंतु इनकी ईंट से ईंट बजाकर इनसे आरक्षण पर भी 50% की जो सीमा लगाई गई है वो भी हटवाने का काम हम करेंगे। आप भाषण बहुत देते हैं, ईंट सीट आप कहाँ बजाएंगे? जो पूरी पार्टी की हालत खराब है। विजय दुबे साहब आखिरी कमेंट जो है, ईंट के चक्कर जो शान प्रकाश जी ने बताया, अभी यहाँ समझने शुरू करिए। इतनी पीड़ा क्यों हो रही है मेरी बातों से? मुझे नहीं पीड़ा हो रही, मुझे तो हंसी आ रही है। आप जो है बड़े बड़े नेशनल चैनल पे आके मोहल्ले स्तर का भाषण दे रहे हैं। आप जो ईंट पत्थर बंद कर दो। अरे आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है पांडे जी? हमें मिर्ची नहीं लग रही, हमें हंसी आ रही है आपके भाषण पे। ये सब भाषण रोज आपके मोहल्ले स्तर के नेता जो है रोज बना के भेजते हैं अपने फेसबुक पे, व्हाइट पे। आप कोई तथ्यात्मक बात करिए ना, आप इतने बड़े चैनल पे बैठे हुए हैं, कौन सी मंच मिला है? मैंने नहीं की। आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है पांडे जी? मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपकी छाती पीड़ा होती तो मैं आपको इतनी बार मौका नहीं देता। क्या समस्या हो गई जातिगत जनगणना? इतनी बार मौका नहीं देता अगर मुझे पीड़ा होती। मैं चाहता हूँ कि सही बात निकल के आए। भाई आपको क्या हो गया? आपको सही बात निकल के आए, यही चाहते थे। वही तो बोल रहा हूँ। आप पांडे जी कह के यहाँ को जताने की कोशिश कर रोज बहस होती है। शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की बात करूंगा और मेरी पार्टी भी करेगी। आपकी जितनी छाती फटती है फटती रहे। पार्टी की बात तो नहीं कर पा रहे महाराज, आप यही तो बात नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, करिए विजय दुबे साहब। कांग्रेस नहीं, एक मिनट। अरे खान साहब जो है नाराज हो रहे हैं। खान साहब को दिक्कत ये है कि ये मोहल्ले स्तर का भाषण दे रहे हैं नेशनल चैनल बैठ के। दूसरी है, उसको समझिए। समस्या ये है कि देश जो है सारे आंकड़े सामने आने के बाद क्या निर्णय लेगा। और क्या, मेरा एक सवाल और भी है कांग्रेस से, क्या आप ये मान के चलते हैं कि आप हमेशा अपोजिशन में बैठे रहेंगे क्या? सरकार में अरे भाई, कभी सत्ता में भी आएंगे, कभी निर्णय करने की क्षमता आपके पास भी होगी, तब आप क्या करेंगे? और आज जो है
जो भी सरकार सत्ता में है उसको अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क में तो तय करना ही होगा कि आरक्षण कैप हम कितना रखेंगे, और इन आंकड़ों का रिफ्लेक्शन जो है क्या टोटल सरकार की पॉलिसी पर चला जाएगा? क्या ये सरकार पूरी तरह से जो आंकड़े आएंगे क्या उसी के हिसाब से पॉलिसी फ्रेम करेगी? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? कारण मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, देखिए साहब, ये वामपंथी सरकार नहीं है, ये कांग्रेस की लाइन की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसकी सोच बिल्कुल अलग है। तो आपको पहले सरकार बदलने का सोचना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को यह सोचना चाहिए कि भाई इस सरकार को कैसे बदलेंगे। उन लोगों को पहले समझाइए जो कि आपको वोट दे। बिल्कुल। तो जिस तरह का जो है मास्टर स्ट्रोक बीजेपी सरकार ने चला है, इसके क्या परिणाम होंगे, क्या चुनाव में होगा, ये सब बातें आगे देखने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो आज धन्यवाद, जितना ही वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।